Okay, welcome back in our class रेशनैलिटी फिजिक्स। तो कल हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है ना। हमने उसके पहले डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बेसिकली दो बातें थी। पहली तो ये कि अगर हमको एक एरिया पता हो, ठीक है ना, कंडक्टर का, तो उस कंडक्टर में से जितनी भी टोटल नंबर उस गिवन कंडक्टर के सरफेस एरिया में से जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास थ्रू होती हैं वही क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया था फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट एस। अब ई क्या है, इंटेंसिटी, और एस क्या है, सरफेस एरिया। और छोटे से एरिया के लिए हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो कितना होता है, ई इंटू डी एस कॉस थीटा, ठीक है। और थीटा क्या है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच का जो एंगल होता है वही क्या कहलाता है आपका, कॉस थीटा का एंगल बनेगा। तो यहाँ पर दो बातें क्लियर दिख रही हैं आपको। पहली बात ये कि इंटेंसिटी, और दूसरी बात ये है एरिया। अब अगर एरिया जो होता है, ठीक है ना, तो एरिया अगर आपके पास कोई रेगुलर शेप है, जैसे क्यूब हो गया, स्फेयर हो गया, है ना, और स्क्वायर हो गया, तो जो गिवन एरिया है और जिसका फॉर्मूला आपको पता है, तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना इजी है। लेकिन अगर सपोज़ करिए आपके पास कोई इरेगुलर शेप है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला गया, और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसने दिया, गॉस ने दिया। तो गॉस ने क्या कहा कि अगर हमारे पास कोई भी एक ऐसा क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है, क्लोज्ड सरफेस है, और उस क्लोज सरफेस का शेप जो है कुछ भी हो, मतलब ये मैटर नहीं करता कि जो क्लोज सरफेस है आपका वो क्यूबिकल शेप में है या स्फेरिकल शेप में है, किसी भी शेप में हो, कोई भी रेगुलर शेप हो या इरेगुलर शेप हो, उसका जो फ्लक्स होगा, ठीक है ना, उसका जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, जो आपका गॉसियन सरफेस होगी, उस सरफेस पे जितना भी चार्ज प्रेजेंट है उस चार्ज के 1/ε0 टाइम्स होगा, ठीक है। तो चलिए आज अपन डिस्कस करते हैं किसके बारे में, गॉस लॉ के बारे में। तो बहुत लोग इसको थ्योरम बोलते हैं, तो गॉस थ्योरम कहना एक्चुअली गलत है, ये कोई थ्योरम नहीं है, इट इज़ अ गॉस लॉ, ठीक है ना। और यह लॉ दिया गया था किसी क्लोज सरफेस, अगर आपके पास कोई क्लोज सरफेस है तो उस क्लोज सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा, तो उसी क्लोज सरफेस को अपन गॉसियन सरफेस भी कहते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है गॉस लॉ। गॉस लॉ, तो गॉस ने क्या कहा कि गॉस लॉ, इसकी स्टेटमेंट क्या है, गॉस लॉ स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस एरिया, ठीक है ना, क्लोज्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज occupied by the closed surface। तो कहने का मतलब ये हुआ कि गॉस ने ये कहा कि जो आपके पास क्लोज्ड सरफेस एरिया है या क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है ना, वो सरफेस जितना चार्ज ऑक्यूपाइड कर रहा है उस चार्ज के 1/ε0 टाइम्स क्या होगा, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो अगर इसको अपन इक्वेशन में रिप्रेजेंट करें, सो फाई इज इक्वल्स टू चार्ज प्रेजेंट, उसका चार्ज जो जितना प्रेजेंट होगा उसके 1/ε0 टाइम्स होगा। और ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, गॉस लॉ की, ये किसी भी सरफेस एरिया पे एप्लीकेबल है। बस कंडीशन एक है क्या,
कि आपका जो सरफेस एरिया है वो कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड सरफेस एरिया होना चाहिए। तो अगर सरफेस एरिया आपका क्लोज्ड है तो जो भी फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो कितना होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो हो गया इसका स्टेटमेंट। अब देखते हैं कि इन्होंने अपने स्टेटमेंट को प्रूफ कैसे किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो शेप होगा, अपन शेप कैसा लेंगे, इरेगुलर शेप ले लेते हैं। तो जब इरेगुलर शेप ले लेते हैं कोई भी, ध्यान रखिएगा, आप इसको स्फेरिकल शेप से भी प्रूफ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये शेप हमारा है इरेगुलर शेप। ठीक है, अब हम मान के चलते हैं कि इस पे जो चार्ज प्रेजेंट है वो कितना है, Q चार्ज प्रेजेंट है। मतलब इस गॉसियन सरफेस पे जो चार्ज, ऑक्यूपाइड चार्ज है वो कितना है, Q है। और अब आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। तो हमको एरिया पता नहीं, एरिया है कितनी है, शेप ही हमको अनडिफाइंड शेप है। अब अगर शेप अनडिफाइंड है तो एरिया का डायरेक्ट फार्मूला इस पे एप्लीकेबल होगा ही नहीं। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप एक क्या करो, एक छोटा सा एरिया कट आउट कर लो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एरिया कट आउट कर लेते हैं इस एरिया में। अब इस एरिया का सपोज एरिया वेक्टर कैसा है, ऐसा ds डायरेक्शन में, और इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। और ये वाला जो एंगल बन रहा है आपका, दैट इज थीटा एंगल। तो इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा। और ये जो एरिया है आपका वो बहुत छोटा सा एरिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, गॉस लॉ। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, फाई इज इक्वल टू, फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, E डॉट ds कॉस थीटा। अब ds कॉस थीटा क्यों है, यहाँ पे अपन छोटे से एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो फ्लक्स भी कितना होगा, छोटा सा होगा। तो डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। अब अगर डी फाई को इंटीग्रेट कर दें तो क्या मिल जाएगा, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस कॉस थीटा। अच्छा, तो अब इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होती है, तो इंटेंसिटी आपको पता है, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, मैंने बताया था KQ बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अभी आर डिस्टेंस जो होगी तो आप कहाँ से कंसीडर करिएगा, एक पॉइंट कोई ले लीजिएगा और यहाँ से ये डिस्टेंस कंसीडर कर लीजिएगा, क्या है, आर डिस्टेंस है। ठीक है, आर डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को अपन क्या कंसीडर कर रहे हैं, आर डिस्टेंस। ठीक है, तो KQ बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर सकते हैं KQ बाई आर स्क्वायर इंटू डी एस कॉस थीटा। अच्छा, ये K की वैल्यू क्या थी, तो K की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, सिंस K कितना है आपका, परमिटिविटी कांस्टेंट, तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करते हैं K की जगह पे, तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी एस कॉस थीटा। ठीक, अब यहाँ पर सॉरी डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर अपन ये वाला पॉइंट देखें, डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, तो आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, 11th क्लास में क्या पढ़ा होगा, जो सॉलिड एंगल का कंसेप्ट बनता है कि डी एस छोटा सा एरिया कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, इसका जो इंटीग्रेशन होता है तो वो कंप्लीट कितना होता है, 4 पाई रेडियन में होता है। ठीक है ना, ये कंसेप्ट आपको मिलेगा यूनिट एंड डायमेंशन सेकंड चैप्टर 11th में। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर सॉलिड एंगल बन कैसे रहा है, अगर अपन यहाँ पर देखें तो यहाँ पे एक सॉलिड एंगल बन रहा है। ठीक है ना, इस डी एस एरिया की वजह से एक छोटा सा सॉलिड एंगल बन रहा है। ठीक, और ये जो सॉलिड एंगल है इसको अगर अपन इंटीग्रेट कर देते हैं तो टोटल सॉलिड एंगल कितना होता है, 720 डिग्री का, डिग्री में, और रेडियन में अगर उसको अपन मेज़र करें तो कितना होगा, 4 पाई का। तो यहाँ पर इसको अलग से सेपरेट करके लिख सकते हैं, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो अब सिंस डी एस इंटीग्रेशन ऑफ डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर कितना होता है, 4 पाई,
तो अब इसकी वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो जो अपनी बिकमिंग इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी एस कॉस थीटा की जगह पे क्या पुट कर दिया हमने 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, कैंसिल्ड आउट हो गया। तो फाइनल वैल्यू हमारी कितनी आई, क्यू इज इक्वल्स टू फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यही था हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, फ्लक्स, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसकी यूनिट आपको पता है, तो उसकी यूनिट क्या होती है, जैसे इंटेंसिटी की क्या थी, न्यूटन पर कूलम, और स्क्वायर मीटर किसकी होगी, एरिया वेक्टर की हो जाएगी, एरिया की, तो न्यूटन पर कूलम स्क्वायर मीटर, ये हो जाएगी क्या, इसकी यूनिट। तो ये था तरीका, सिंपल सा, गॉस लॉ का, आसान है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात इस पे है नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई भी क्लोज्ड सरफेस एरिया है तो ये लॉ एप्लीकेबल है, उसका शेप कुछ भी हो मैटर नहीं करता। क्लियर। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ऑक्यूपाइड चार्ज की वजह से वो कितना होगा, 1/ε0 टाइम्स किसका, फ्लक्स का। तो क्लियर, आसान था। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसी पे एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या मतलब, डेरिवेशन जैसा ही पूछ लेता है कि प्रूफ करना है आपको क्या, कूलॉम्स का लॉ प्रूफ करना है। अब जैसे अगर क्वेश्चन कुछ इस टाइप से पूछता है, प्रूफ कूलॉम्स लॉ बाय यूजिंग गॉस लॉ। तो अगर आपको कूलॉम्स लॉ प्रूफ करना है किसकी हेल्प से, गॉस लॉ की हेल्प से, तो आसानी से किया जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक स्फेयर कंसीडर करते हैं, और उस इस स्फेयर से आर डिस्टेंस पे सपोज ये इस पॉइंट पे, इस स्फेयर पे चार्ज कितना प्रेजेंट है, क्यू चार्ज प्रेजेंट है, और इंटेंसिटी की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दोनों अपन सेम कंसीडर कर लेते हैं, थोड़ा सा आसान होगा प्रूफ करने में। तो यहाँ पे डी एस वेक्टर जो है, एरिया वेक्टर और इंटेंसिटी दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो अब यहाँ पे फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो सिंस पता है आपको फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो बाई गॉस लॉ ही पता है आपको, अभी हमने प्रूफ किया कि जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक और डेफिनेशन आपने देखी थी इसके प्रीवियस वाली क्लास में, तो उसमें क्या था, सिंस फाई इज इक्वल्स टू फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्या था, ई डॉट डी एस कॉस थीटा। क्लियर। तो ई डॉट डी एस कॉस थीटा। अच्छा, अब अपन क्या करें, इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें यहाँ, तो क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई बाहर आएगा और अंदर क्या बचेगा, डी एस कॉस थीटा की वैल्यू हमने एरिया वेक्टर और इंटेंसिटी दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम कंसीडर की है, तो कितना हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई डॉट इंटीग्रेशन, अच्छा इसकी वैल्यू कॉस 0 की 1 हो गई, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्या हो जाएगा, एस टोटल एरिया इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अच्छा, इंटेंसिटी क्या होती है, सिंस इंटेंसिटी हमने पढ़ा था फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स कितना हो जाएगा, तो इसको इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो इस इंटेंसिटी की वैल्यू अपन यहीं पे डायरेक्ट पुट कर देते हैं, तो एफ फोर्स पर यूनिट चार्ज इनटू, अच्छा स्फेयर, अब ये स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें और इसको इधर डिवाइड कर दें, तो ये मल्टीप्लिकेशन में, ये डिवीजन में, तो एफ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक।
तो यही था न्यूटन, यही था कूलॉम्स का लॉ, क्या था 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो यहाँ पे जो यूनिट चार्ज था, टोटल चार्ज ये, और यूनिट चार्ज यहीं पे कंसिडर कर लो, छोटे से एरिया पे सपोज कितना चार्ज प्रेजेंट है, Q चार्ज प्रेजेंट है। तो ये अपन गॉस लॉ की हेल्प से कूलॉम्स लॉ को भी इजीली अपन क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, तो वैसे तो बहुत सारे हैं, तो जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस हैं गॉस लॉ के वो अपन देख लेते हैं, जो आगे चल के हेल्पफुल होंगे। ठीक है ना। तो आज मैं सिर्फ एक ही एप्लीकेशन बताऊंगा, दैट इज़ ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो यहाँ पे स्फीयर्स जो हैं, एक तो गॉसियन सरफेस कंसिडर कर सकते हैं अपन कंडक्टिंग स्फीयर से, और एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर से। तो अभी आज अपन स्फीयर्स की बात करते हैं। ठीक है ना। और स्फीयर्स में स्फीयर कैसा, नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, एक बात और समझने वाली है, जब अपन डिस्कस कर रहे थे कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में, ठीक है ना, तो कंडक्टर में मैंने बताया था कि जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत लार्ज होते हैं। ठीक है ना, किसमें, कंडक्टर्स में। और उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर चाहे आपका सॉलिड हो, ठीक है, या चाहे प्रॉपर पूरा सॉलिड हो, वॉल्यूम के फॉर्म में हो, या फिर वो सरफेस एरिया के फॉर्म में हो, जो चार्ज होगा वो कहाँ कैरी होगा, सरफेस पे। ठीक है ना। तो कंडक्टर वाले केस में जो चार्ज होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अपन देख लेते हैं पहले एग्जांपल के थ्रू, उसके बाद एप्लीकेशन पढ़ने में ज़्यादा इशू नहीं होगा। तो जैसे मान लीजिए आपके पास एक ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग, और ये है जो कंडक्टिंग है। तो अगर इस पे चार्ज जो प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, सपोज +Q चार्ज प्रेजेंट है, तो जो +Q चार्ज प्रेजेंट है वो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, मतलब जैसे चार्ज है जो, वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है ना, क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या होते हैं, बहुत लेस होते हैं। तो ये चार्ज तो होगा, बस इसमें चार्ज, बट इसमें चार्ज ट्रेवल नहीं करेगा। और कंडक्टिंग में क्या होगा, इनसाइड द स्फीयर कोई चार्ज नहीं होगा, मतलब यहाँ पर चार्ज क्या है, प्रेजेंट नहीं है। जितना भी चार्ज होगा वो कहाँ पे होगा, सरफेस पे प्रेजेंट होगा। तो इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है ये कि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पूरे वॉल्यूम पे होता है, और इसमें क्या होगा, कंडक्टिंग में सिर्फ सरफेस पे होगा। ठीक है। तो अगर आपको एप्लीकेशन इसका है कि अगर आपको नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, अब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पे 3 अलग अलग पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी हो, तो अपन कैसे करेंगे, तो वो गॉसेस लॉ की हेल्प से, है ना, ये एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ पे ही आएगा। गॉसेस लॉ की हेल्प से अपन इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, और ये टॉपिक क्या है आपका, एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। तो गॉस लॉ के एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन अपन देखते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। अब इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में पहला केस अपन देखते हैं क्या, इनसाइड द स्फीयर। अगर आपके पास इनसाइड द स्फीयर, इस स्फीयर के अंदर, सपोज इस पॉइंट पे, ठीक है ना, इस पॉइंट पे आपको क्या बताना है, इंटेंसिटी कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो सेंटर से सपोज ये डिस्टेंस अपन क्या कर लें, एज्यूम कर लें स्मॉल r डिस्टेंस है, ठीक है, और इस पूरे स्फीयर की जो रेडियस है वो कितनी है, कैपिटल R है। अब ये शेप तो स्फेरिकल ऑलरेडी है, ठीक है ना। अब जिस पॉइंट पे आपको इंटेंसिटी बतानी हो, उसी पॉइंट से अपन आप क्या करोगे, एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करोगे, ठीक है ना। तो हमको इस पॉइंट पे बतानी है, तो इस पॉइंट से अपन क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लेते हैं।
तो ये जो हमारी गॉसियन सरफेस बनी, ठीक है ना, इस गॉसियन सरफेस पे अपन क्या लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट लगा सकते हैं। तो जो डिस्टेंस होगी आपकी क्या हो जाएगी, गॉसियन सरफेस की स्मॉल आर, और एक्चुअल डिस्टेंस इसकी क्या है, रेडियस क्या है, कैपिटल आर। तो टोटल चार्ज प्रेजेंट कितना है इस पे, पूरे स्फीयर पे, क्यों है। तो प्रॉब्लम ये है इसमें कि अपन ये वाला क्यू यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी ये आउटर वाली सरफेस जो है गॉसियन सरफेस नहीं है। आपकी गॉसियन सरफेस कहाँ पे है, जिस पॉइंट पे आपको, जिस डिस्टेंस पे आपको पॉइंट मिला है, उसी डिस्टेंस को कंसीडर करके आपको एक सरफेस एज्यूम करनी पड़ेगी, वही आपकी गॉसियन सरफेस होगी। तो ये जो चार्ज, ये जो क्यू है, ये चार्ज ऑक्यूपाइड बाय दिस स्फीयर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कंसेप्ट से हम यूनिट चार्ज पता कर सकते हैं कि यूनिट चार्ज आखिर कितना प्रेजेंट है इस पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्फीयर है, आर रेडियस वाला, स्मॉल आर रेडियस वाला, और एक कैपिटल आर रेडियस वाला, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो बाय गॉस लॉ ने हमको ये बता दिया, गॉस ने, कि फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपन कैपिटल क्यू ना रख करके स्मॉल क्यू रख लेते हैं। सपोज यहाँ पर चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू। अब ये स्मॉल क्यू कितना है ये हमको पता नहीं है, ठीक है ना। तो गिवन क्या है, कैपिटल क्यू, और फाइंड आउट क्या करना है, स्मॉल क्यू। तो फाई कितना हो जाएगा, ई इंटू, सपोज डायरेक्ट वैल्यू रख लेते हैं, ई इंटू एस, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, अब इस क्यू की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं अपन किस फॉर्म में। अब यहाँ पे स्फीयर है, कैसा है, मटेरियल 3D शेप में है, ठीक है ना, पूरा वॉल्यूम है। तो यहाँ पर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट लगाएंगे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा वाला होगा, दैट इज 3rd नंबर पे हमने जो पढ़ा था, ठीक है ना, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट लगाते हैं, तो रो इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज प्रेजेंट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम मतलब बड़े वाले स्फीयर की, तो बड़े वाले स्फीयर की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, दैट इज रो इज इक्वल्स टू क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब, क्लियर। और स्मॉल वॉल्यूम पे जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो कितना होगा, तो ये तो हो गया आपका क्या, यूनिट चार्ज या यूनिट चार्ज। अब इस यूनिट चार्ज को अगर अपन इसमें किसमें मल्टीप्लाई कर दें, छोटे वाले वॉल्यूम पे, तो हमको पता चल जाएगा कि टोटल चार्ज कितना प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो इसका टोटल वॉल्यूम आप इसको कैपिटल वी कंसीडर कर लो, और इसका स्मॉल वॉल्यूम स्मॉल वी कंसीडर कर लो। तो चार्ज प्रेजेंट ऑन सिंस, ठीक है ना। सो देयरफॉर चार्ज प्रेजेंट मतलब क्यू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रो इंटू वी, और ये वी कौन सा है, स्मॉल वी। तो जो चार्ज प्रेजेंट ऑन स्मॉल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, रो की वैल्यू है क्यू डिवाइड बाई 4/3 पाई आर, सॉरी कैपिटल आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल वैल्यू कितनी आएगी इसकी, दैट इज स्मॉल क्यू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्यू इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर होल क्यूब, ठीक है। ये चीज़ मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी एक एग्जांपल लेके बताई थी आपको। तो हमारे पास फाइनल ये स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी आई, क्यू कैपिटल किस फॉर्म में, टोटल चार्ज के फॉर्म में। तो ई इंटू एस इज इक्वल्स टू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय दैट इज एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब एंड कैपिटल आर क्यूब, क्लियर। अच्छा, तो फाइंड आउट क्या करना है, इंटेंसिटी, और एस वेक्टर क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर
तो कौन सा स्फीयर हमको लेना है, गॉसियन सरफेस वाला स्फीयर लेना है। तो इस इंटेंसिटी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूबिक इंटू आर क्यूबिक। तो अब इसके आगे अपन इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो डिवीज़न में जाएगा ये, क्लियर। तो आगे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इंटेंसिटी E इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, सॉरी इसके डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर इंटू आर क्यूबिक, और ऊपर आर क्यूब ऑलरेडी प्रेजेंट ही है। तो इस आर स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल होगा, तो फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, E इज इक्वल्स टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूबिक इंटू आर। एक इंटेंसिटी आप इस फॉर्म में फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर रो के फॉर्म में। तो रो के फॉर्म में फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करो, सिंपल, E इज इक्वल्स टू क्यू बाई 4, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब इंटू आर। तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन, सॉरी क्यू बाई 4/3, एक सेकेंड, डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं, 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 3 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू आर, ठीक है। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो यूनिट वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना, मतलब 3 वैल्यू, 4/3 पाई आर क्यूब और क्यू। इससे रिप्लेस इन वैल्यूज़ को अपन रिप्लेस कर सकते हैं किससे, रो से। तो अगर इसको आप रिप्लेस करो रो से, तो फाइनल वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ए इज इक्वल्स टू रो डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, न्यूटन पर कूलम, और ये भी हो जाएगा क्या, न्यूटन पर कूलम। तो ये इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और पॉइंट आपका कहाँ पे है, इनसाइड द स्फीयर, ठीक है ना, यहाँ पर है। हमने यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट क्यों यूज़ किया, क्योंकि इसके पूरे वॉल्यूम पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना। तो ये हुई हमारी फाइनल वैल्यू। दो तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो। पहला तरीका क्या है, E इज इक्वल्स टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू आर। दूसरा तरीका क्या है, ए इज इक्वल्स टू रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो भी आपको गिवन हो या जैसा भी सुटेबल लगे, तो आप दोनों तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये तो हो गई बात इनसाइड द स्फीयर की। अब बात करते हैं किसकी, आउटसाइड द स्फीयर। तो यहाँ पर पॉइंट कहाँ पे है आपका, ध्यान देने वाली बात है, पॉइंट कहाँ पे है, आउटसाइड द स्फीयर। ठीक, तो सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट, इस पॉइंट पे या, ठीक है, तो रेडियस क्या है इसकी, कैपिटल आ रही है, और यहाँ से इस पॉइंट पे अगर आपको बताना है, तो यहाँ से आप एक क्या करो, गॉसियन सरफेस एज्यूम करो। तो गॉसियन सरफेस कुछ इस टाइप से होगी, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अपन क्या ले लेते हैं, स्मॉल आर ले लेते हैं। अब यहाँ पर चार्ज कितना है, क्यू, ठीक है, तो चार्ज ऑक्यूपाइड बाय दिस स्फीयर कितना है, क्यू ही है, ये चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अब ये गॉसियन सरफेस के अंदर ऑलरेडी हमको चार्ज पता है, क्लियर। तो इस पॉइंट पे बताना है, तो अगेन फिर से अपन डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं क्या, बाय गॉस लॉ, बाय गॉस लॉ। अच्छा, यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या है, आउटसाइड द स्फीयर, ठीक है ना, आउटसाइड द स्फीयर। तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या है, बाय गॉसियन लॉ, फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए इंटू एस इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर इजली इंटेंसिटी, सरफेस एरिया क्या है आपके पास, बड़ा वाला स्फीयर। अब यहाँ पे चार्ज पे कोई
कुछ चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास अलग से कोई चार्ज प्रेजेंट है ही नहीं। मैक्सिमम चार्ज क्या है इस पर, क्यू है, तो चार्ज ऑक्यूपाइड क्या होगा, क्यू ही होगा। ठीक है, सरफेस एरिया क्या हो जाएगी, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ए इज इक्वल्स टू ईजिली क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से क्या है, बड़ा है। सो स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। क्लियर। थर्ड पॉइंट जो है आपका, तो थर्ड पॉइंट यहीं पे देख लीजिए। थर्ड पॉइंट है आपका एट द सरफेस ऑफ स्फेयर, एट द सरफेस ऑफ स्फेयर, तो सरफेस पे निकालना है। तो सरफेस पे क्या होगी, जो वैल्यू होगी पॉइंट कुछ यहाँ पे आ जाएगा। जब सरफेस पे पॉइंट यहाँ पे आएगा तो स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो एट द सरफेस ऑफ द स्फेयर स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर। तो इस स्मॉल आर को आप रिप्लेस कर दो किससे, कैपिटल आर से। सो इक्वेशन फर्स्ट इसको लेकर के E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलॉम। तो ये थे तीनों केस इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सो जो टिपिकल था वो फर्स्ट पॉइंट था, जब पॉइंट चार्ज स्फीयर के अंदर प्रेजेंट हो। ठीक है ना, जब सरफेस पे होगा और आउटसाइड द सरफेस होगा तो दोनों को आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है, अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए, वो भी पूछा जाता है कई बार न्यूमेरिकल्स में या ऑब्जेक्टिव में ही पूछ सकता है आपसे। ग्राफ बना के दे दिया और पूछ लिया आपसे कि ये किस एप्लीकेशन का ग्राफ है, बता सकते हो आसानी से। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ कैसा होता है इसका, सपोज वाई एक्सिस को हमने इंटेंसिटी मान लिया और एक्स एक्सिस को क्या मान लिया, आर डिस्टेंस। तो ये ज़ीरो है। अब ज़ीरो से अपन क्या करें, अगर अपन यहाँ से चलेंगे तो इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। बढ़ेगी क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आप सेंटर से आगे चलते जाओगे तो वॉल्यूम चार्ज का क्या होगा, स्फीयर का बढ़ता जाएगा। और जब वॉल्यूम बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, चार्ज जो होगा वो भी, चार्ज की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो सेंटर से आगे बढ़ने पे क्या होगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है, और बढ़ने के बाद इस पॉइंट पे जहाँ पे स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या है, बराबर है, वहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और उसके बाद जैसे ही आगे जाओगे तो फिर से इंटेंसिटी क्या होगी, नीचे की तरफ आएगी। तो ये इंटेंसिटी इज